नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज एक बार फिर से हम लोग 1 मार्च 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखेंगे जो कि यूपीएससी, पीसीएस और भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया गया है और उसके बाद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स क्या है। देखिए आज जो मेन रूप से यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किए गए, ये आज 6 न्यूज़ ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जो है यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है वो 4.4 हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकेंड वन देखेंगे गवर्नर सीएम डायलॉग्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसके बारे में देखेंगे। अब थर्ड वन जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए फोर्थ न्यूज़ की जब बात करते हैं वो देखेंगे हम लोग विशाखापट्टनम में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुए हैं उसके बारे में। थर्ड वन हमारे देश के जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक की टेस्ट परीक्षण किया गया जिसमें कि थर्ड मून मिशन से संबंधित है और ये सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे एशियाटिक चीता के बारे में जो कि काफ़ी अभी खतरे में है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले हम लोग नाम्बिया से, ठीक है, नाम्बिया से चीता मंगवाए थे, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एशियाटिक चीता के बारे में। अब देखिए उसके बाद जब हम एडिटोरियल्स की बात करेंगे तो एडिटोरियल्स में आज 4 एडिटोरियल्स जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन देखेंगे हम मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम्स के बारे में एडिटोरियल्स डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग नागालैंड में जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे, लेजिस्लेचर असेंबली में, उसके बारे में देखेंगे क्या वहाँ पे उसका पोजीशंस है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल्स ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं उसका ऑनलाइन जो अभी सेलिंग किया जा रहा है, जैसे कि जो भी और भी जितने भी डोमेस्टिक गुड्स हैं उसका ऑनलाइन सेलिंग किया जाता है, तो उसी क्रम में ड्रग्स का क्या पोजीशंस है अगर ऑनलाइन सेलिंग में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए जब हम बात करते हैं 1 बाय 1 न्यूज़ की, तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रंट पे। देखिए जब हम फ्रंट पे जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है उसके बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया के Q3, ठीक है, हम जब क्वार्टर की बात करते हैं तो 3 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। टोटल मिला करके पहला जो क्वार्टर का सेशन से स्टार्टिंग होता है वो अप्रैल मंथ से अप्रैल, मई और जून तक चलता है। उसके बाद जाकर के फिर अगला जो क्वार्टर होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है, ठीक है, क्वार्टर सेकेंड, ठीक है। और क्वार्टर थर्ड की जब बात करते हैं तो क्वार्टर थर्ड जो होता है ये होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो ये 3 क्वार्टर में डिवाइडेड किया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है क्वार्टर थर्ड की, तो क्वार्टर थर्ड में जो हमारे कंट्री का ग्रोथ है जीडीपी का, यानी कि जीडीपी बोले तो गुड्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है काफ़ी स्लो रहा है 4.4%, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, और जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपेरिजन टू पिछले मंथ यानी कि जनवरी की बात की जा रही है कि जनवरी में काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। और इससे पहले जो क्वार्टर थर्ड था वो काफ़ी स्लो रहा 4.4% का। तो उसी के बारे में यहाँ पे है कि किस तरह से किस सेक्टर्स में इंडिया का जो जीडीपी रहा वो काफ़ी कम रहा, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक डेटा फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि देखिए उसी के माध्यम से देखिए यहाँ पे डेटा के माध्यम से दिखाया गया कि देखिए जो 2021 में जो ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा था, उसके बाद 2022 में देखिए 4.4 पे डाउन हो गया है, उसी को लेकर के है, ठीक है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि देखिए क्या होता है ना, अक्सर जो गवर्नर्स और सीएम होते हैं किसी भी स्टेट के, उनके बीच काफ़ी खींचातानी चलते रहता है। क्या होता है ना कि कभी सीएम का बात मतलब गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और गवर्नर की बात सीएम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो दोनों अपने आप में क्या समझते हैं, अपने आप को सुपीरियरिटी समझते हैं। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या है कि दोनों के बीच जो गवर्नर और सीएम के बीच काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कुछ भी इस तरह से जो स्टेट के वेलफेयर के लिए कुछ भी कार्य होते हैं उसको एक अच्छे रूप से कार्य करना चाहिए। तो इसी को लेकर के है, और जहाँ तक हो सके जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस तरह से अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए ताकि जो स्टेट है उसका अच्छे से वहाँ पे उसका वेलफेयर हो सके पब्लिक का। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है। अब देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये हमारे
जो चाइना है नेबरिंग कंट्री, ठीक है, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो अभी हमारे देश, ठीक है, इंडिया विजिट करने वाले हैं हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए। तो अभी रिसेंटली क्या है ना कि हमारे देश में G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इसी को लेकर के प्रत्येक देश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है या प्राइम मिनिस्टर्स है वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे उसी क्रम में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे किस किस पे फोकस रहेगा, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है फोकस जो रहेगा यहाँ पे पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर रहेगा, और उसके बाद लेकर के जो इकोनॉमिक का चैलेंजेज है डेवलपमेंट में उस पर फोकस किया जाएगा, बिगर रोल रहेगा। तो इसी को लेकर के अभी हाई प्रोफाइल मीटिंग, और ये पिछले 1 साल में पहली बार ये मीटिंग जो हाई प्रोफाइल मीटिंग है वो होने वाली है अभी रिसेंटली, ठीक है। वो चाइना की तरफ से वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, क्वेंग गांग, ठीक है, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए जब हम बात करते हैं अभी क्या है ना कि विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम एक कोस्टल जो प्लेस है, कहाँ पे है, तो ये हमारे कंट्री के जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की मीट हो रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इस मीट से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इंडिया को। इसमें जो है टोटल मिला करके 14 एम्बेसडर्स वेरियस कंट्रीज के अटेंड करेंगे इस इवेंट को, और इससे जो है सेवरल जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सबका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, और इससे जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होंगे यहाँ पे। और अब देखिए इसमें क्या है ना कि टोटल मिलाकर के ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग में 8000 पीपल्स यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है, ये इंडिया के इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये चीज़ है। देखिए जब हम बात करते हैं आगे जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक पोर्टल है जो कंप्लेन अगेंस्ट जो सोशल मीडिया के रिलेटेड। देखिए क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि पिछले जो कोविड-19 का सिचुएशन आया, ठीक है, तो इस टाइम से जो ऑनलाइन साइबर क्राइम है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इशू देखने को मिला, ठीक है। और हमारे देश में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जो आईटी रूल की बात करते हैं, आईटी रूल 2000, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बहुत वो जो है बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स थे जिसको कि वो दर्ज नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के 2021 में जो पीपल्स हैं हमारे कंट्री के, ठीक है, उसके पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए तो 2000 को अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 2021 में, ठीक है। और उसमें जो है एक कमेटी गठित किया गया जो कि ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, तो उनके द्वारा एक पोर्टल प्रिपेयर किया गया था, ठीक है, और उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। और उस पोर्टल के माध्यम से क्या था कि पर्टिकुलरली वो जो पोर्टल है उस पर जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड या साइबर थेफ्ट से रिलेटेड, तो वो उस जो पोर्टल है उस पर अपना दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अब क्या क्या ओपन कर दिया गया, आप कोई भी अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। क्या चीज़ है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के रिपोर्ट के बाद। तो ये था पूरा न्यूज़। अब देखिए अब इस न्यूज़ में जो है पब्लिश किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा जो हमारे देश के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा क्या किया गया है, अभी रिसेंटली जो 3rd मून मिशन था, इससे पहले 2 मून मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें कि पहला तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन सेकेंड वन क्या रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब जो है एक बार फिर से जो हमारे देश के इसरो एजेंसी है, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा अभी उसका जो क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, यहाँ पे जो इस स्टेज का जो क्रायोजेनिक क्रूशियल स्टोरेज होता है, ठीक है, LVM-3, उनको लॉन्च करने की बात की जा रही है। इसमें जो है इसके कुछ बहुत सारे ऐसे टेस्टेज हैं, ठीक है, उसको सक्सेसफुल अभी तक किया जा रहा है, ठीक है, आने वाले दिन में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसी को लेकर के है, उसका बहुत सारे ऐसे की टेस्ट हैं जो कि अभी सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिन में और भी इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक के दृष्टि से, ठीक है, जो एग्जामिनेशन यूपीएससी के प्रिपरेशन के करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि इससे जो पहले जो LMV3, ठीक है, सेकेंड रहा था, वो श्रीहरिकोटा से रिलीज किया गया था, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा से। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है। तो ये लॉन्च कब किया गया था? 24 फरवरी को। अब देखिए आने वाले दिन में इसका जो थर्ड मून मिशन है वो भी लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में है। अब देखिए यहाँ जो ये न्यूज़ है अभी पर्टिकुलरली क्या है ना कि पिछले कहा जाए कि कैंसर जो होता है, ठीक है, कैंसर का इलाज जहाँ तक कि असंभव बताया जाता है, ठीक है, और होता भी है तो वो एक्सरे के माध्यम से होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि चेन्नई में हैं, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए हम जो है, मतलब हॉस्पिटल्स का दावा है कि हम प्रोटॉन बीम के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से हम जो है कैंसर का इलाज करने में सक्षम हैं। और उनके द्वारा ये बताया गया कि टोटल हम लोगों ने 900 ऐसे पेशेंट हैं जिसका हम लोगों ने अच्छे से परीक्षण किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या है, पहले हम जान लेते हैं प्रोटॉन थेरेपी और एक्सरे दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जब किसी का एक्सरे के माध्यम से इलाज किया जाता है कैंसर का, तो वो क्या होता है ना कि जो मान लीजिए एक्सरे के यूज से जो बीम होता है, ठीक है, वो जो है जो हेल्दी सेल होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। और जिसके माध्यम से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कैंसर का जो भी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स, मतलब कैंसर से युक्त हैं, ठीक है, वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका हेल्दी पार्ट जो होता है बॉडी का, उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण कि दूसरा डिजीज होने की ज़्यादा संभावना होता है और दूसरे डिजीज क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इसमें प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है, इसके माध्यम से क्या होता है ना, जो पार्ट्स बॉडी का कैंसर से पीड़ित हैं उसी पे डायरेक्ट बीम इम्पैक्ट डालता है और वो जो है समाप्त कर देती है और इस तरह से कैंसर मुक्त हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के है ये थेरेपी। अब देखिए इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो इस तरह से जो इससे रिलेटेड मशीन्स हैं वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि देखिए हमारे देश में कितना है और अदर कंट्री में कितना कितना अवेलेबल है। तो वही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल मिलाकर जब हम अपने कंट्री में बात करते हैं, ठीक है, ओनली 1 है जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। पूरे कंट्री में एक ही ऐसे बीम थेरेपी है जो कि प्रोटॉन से पेशेंट का इलाज करते हैं। वही अदर कंट्री की बात करते हैं जिसमें कि यहाँ पे यूएस के बारे में बताया जा रहा है कि यूएस में है जो 35 ऐसे मशीन्स है, उसके बाद जापान में 26 है, चाइना में 7 है, इसी तरह से 3, साउथ अफ्रीका में, ताइवान में, कोरिया में 2 है और इंडिया में ओनली 1 है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और ताकि कम कॉस्ट पे उसके बाद जा करके क्या हो सके, इलाज हो सके और अच्छे ढंग से इलाज हो सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और जिसके कारण देखिए मान लीजिए कि एक ही यंत्र ऐसा है तो इसका तो स्वाभाविक है इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइव किए जा सकते हैं कि मान लीजिए कि अब एक्सरे का, ठीक है, क्या वहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं प्रोटॉन बीम के थ्रू हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन अराइव किए जा सकते हैं। अब देखिए ये जब न्यूज़ की बात करते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो एक कंट्री था नाम्बिया, ठीक है, जिसको क्या हम लोग बोल सकते हैं अफ्रीकन चीता, हम लोगों ने अपने कंट्री मंगवाया था, ठीक है। और मंगवाने के बाद उसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा, तो वो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के एक कान्हा, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हम लोगों ने उसको रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से जो अफ्रीकन चीता है उसी तरह से एशियाटिक चीता जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये पर्टिकुलरली ईरान में पाया जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है वहाँ पे अभी क्या है ना कि पिछले 10 मंथ में वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 मंथ में उसका जो कब है, जो उसके बच्चे होते हैं, वो काफ़ी का डेट हुआ है,
काफ़ी मर गए हैं, ठीक है, काफ़ी का डेथ हुआ है, जिसके कारण कि इंडेंजर्ड में है। और जैसा कि आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो IUCN, ठीक है, उसके तहत इसको प्रोटेक्शंस की बात की जा रही है। यदि इसको नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका ये भी इंडेंजर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया था। आपसे ये पूछ सकता है IUCN, ठीक है, IUCN के बारे में पूछ सकता है, IUCN क्या करता है, उसको आगे करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे UPSC में एराइज किए जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के हैं। और जो है ये सबसे ज़्यादा जो एशियाटिक चीता है ये ईरान में पाया जाता है, ठीक है, तो इसी को लेकर के हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं एडिटोरियल्स। अब देखिए यहाँ पे एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो ये जो एडिटोरियल्स है ये मोनूमेंट, ठीक है, ये जो एडिटोरियल्स है मोनूमेंट मित्रा स्कीम से रिलेटेड है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स है उसका जो इंटरफेरेंस जो हेरिटेज साइट्स है उसमें भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए इससे क्या होगा ना कि जो इंटरफेरेंस है जो हेरिटेज साइट्स में, देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के बेस पे काम करती है और इस तरह से वो अपने प्रॉफिट के बेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हैं और इस तरह से उसका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको हानि होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो गवर्नमेंट की जब इंटरवेंशंस आती है तो उसमें क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर वही प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि इफिशिएंटली वर्क होंगे और इस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस मिलेगा और तरह तरह के जो म्यूजियम्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये सब देखने को मिलेंगे और ये चीज़, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब एक खतरा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर्स के द्वारा ये सजेशंस दिए जा रहे हैं। उसको आगे करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए ये भी जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर्स है, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, उसमें जो है जब कंजर्वेशन की बात करते हैं उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक, उसके बाद CSIR फंड जो भी है, ठीक है, इक्विपमेंट को, ये सब चीज़ वहाँ पे यूटिलाइज किए जाएंगे। तो इसी को लेकर के ये चीज़ बताया जा रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट को जो हेरिटेज साइट्स है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और जो है अगर प्राइवेट सेक्टर्स के प्राइवेट के हाथों में ये चीज़ सौंपा जाता है, ठीक है, देखिए अभी तो सौंपने की बात की ही गई है, किस स्कीम्स के तहत, मोनूमेंट मित्रा स्कीम के तहत, तो इसको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को और आने वाले दिन में इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हेरिटेज साइट्स के लेकर के। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं टेररिज्म सेक्टर की, ठीक है, तो अभी जो है टेररिज्म सेक्टर्स में वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स है उसका भी काफ़ी अहम योगदान है। और इस तरह से यदि गवर्नमेंट एक अच्छे से इसको क्या करती है, गवर्नमेंट यदि अच्छे से इसको रेगुलेट करती है तो वो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये डिटेल्स। अब देखिए जब हम बात करते हैं नागालैंड में और मेघालय में, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए, असेंबली इलेक्शंस हुआ। अब देखिए क्या है ना कि नागालैंड में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, पर्टिकुलरली जो लेजिस्लेचर असेंबली है, उसमें नहीं देखा गया। अब ये अभी की बात नहीं है, 2018 से लेकर के टिल नाउ अभी तक की बात है, वहाँ पे ऐसे सिचुएशंस देखने को मिला। अब देखिए पर्टिकुलरली हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री में क्या है ना कि वुमेन को बहुत सारे रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें क्या है ना कि वहाँ पे यदि इस तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें यदि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, एब्सेंटी रहेगा, तो जो उससे रिलेटेड लॉ है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो कानून है कैसे बनाए जाएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। किस तरह से हम लोग आगे लेकर के बढ़ें कि जब हम बात करते हैं सबका साथ विकास, सबका विकास, तो उसके तहत ये चीज़ काफ़ी ज़रूरत है किसका, जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ राइटर के द्वारा बताया जाएगा और यहाँ पे डेटा पब्लिश किया गया किस स्टेट में कितना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए बिटवीन 2019 से 21 तक में, ठीक है, 85% वुमेन जो है नागालैंड का, और उसमें यहाँ पे ये देखा गया कि उसका जो मैरिज हो जाता है, मेन कारण क्या बताया, मैरिज, ठीक है, 18 ईयर से कम ही में करा दिया गया। और उसके बाद जाकर जब कानून बना तो फिर जाकर के देखिए यहाँ पे 6% ऐसे वुमेन था जो कि 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में उसका मैरिड हुआ। उसके बाद जाकर 18% ऐसे हैं, ठीक है, 18 के एज में, ठीक है, जो एवरेज रहा
23% रहा। उसके बाद जाकर के ये सब चीज़ देखने के कारण, जिसके कारण कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिसके कारण उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नहीं हो पाता है जगह जगह पे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन राइज किए जाते हैं किस पे रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो सिलेबस है उससे ये क्वेश्चंस यहाँ से अराइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किया गया था। देखिए, हम जब नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो इस एडिटोरियल्स में ऑनलाइन जो सेल होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात किया गया कि देखिए ड्रग्स का जो जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको कि एक निश्चित सर्टेन टेम्परेचर्स की आवश्यकता होते हैं, और जब ऑनलाइन सेल होता है तो उसमें टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा जाता, कभी बारिश में, कभी धूप में, कभी है ना, कभी काफ़ी ठंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अभी रिसेंटली जो हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि जो कि इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो डोर टू डोर, फ्लिपकार्ट हो गया, अपोलो हो गया, उसके बाद फार्मेसी हो गया, अमेजन हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये सारी कंपनी है, ये जो ऑनलाइन सेलिंग मेडिसिन होते हैं उसके लिए बहुत सारे अपने स्टोर्स जगह जगह पे वो खोले हैं, और इस तरह से जो खोले हैं तो वो कहीं ना कहीं जो उसका मेडिसिन रखने का प्लेस है, ठीक है, जो जिस मेडिसिन को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना उसके लिए सफिशिएंट उपलब्ध कराए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट को इस पर हमेशा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं कुछ दिन पहले, ठीक है, हमारे कंट्री का जो मेडिसिन था, ठीक है, अदर कंट्री में सेलिंग किया गया और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे की जान गई, ठीक है, वो शायद कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री था, ठीक है, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। तो इस तरह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इससे क्या होता है ना कि जो पीपल्स होते हैं उसके जान की क्षति होती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि गवर्नमेंट को अगेन बार बार उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किए गए थे। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, देखिए RBI जो है हमारे देश के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा न्यू पायलट प्रोजेक्ट रिलीज किया गया है। किसके लिए? तो क्वाइंस वेंडिंग मशीन्स के लिए। अभी देखिए क्या होता है ना कि आप जाते होंगे जगह जगह पे तो वेंडिंग मशीन्स होता है, तो किसके लिए? जो करेंसी नोट्स होता है उसके लिए, कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सब सिंपल सा, जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो DMRC में देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है ना कि वेंडिंग मशीन्स होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो टोकन है वो ले सकते हैं। उसके बाद जाकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, वहाँ पे भी जाइएगा तो आप अपना पैसा उसमें डाल करके वेंडिंग मशीन में, और वहाँ पे ई टिकट ले सकते हैं, मतलब टिकट ले सकते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसी तरह से जो कॉइन्स हैं, ठीक है, उसको भी ATM, जैसे कि ATM से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, अब उसी तरह से कॉइन्स की बात की जा रही है कि कॉइन्स को भी किस तरह से पॉसिबल किया जा सके ताकि जगह जगह पे कॉइन्स सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत जो मशीन है वेंडिंग मशीन्स, उसमें कॉइन्स उपलब्ध किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो कॉइन्स की जब बात करते हैं तो जो 50 पैसे से, ठीक है, 50 पैसे से कम वैल्यू वाले कॉइन्स होते हैं उसको स्मॉल कॉइन्स कहते हैं, और 1 रुपये से एवं, जैसे कि 1 रुपीज़ हो गया, 2 रुपीज़ हो गया, उसके बाद जाकर के 5 रुपीज़ हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, है ना, उसके बाद जाकर के 20 रुपीज़ हो गया, 50 रुपीज़ हो गया, ये सब जो होंगे ये सब कहलाते हैं रुपीज़ कॉइन्स। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि इसको किस तरह से उपलब्ध किया जाए। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अगर हम कॉइन्स को वेंडिंग मशीन्स में उपलब्ध कराते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रत्येक जगह पे बैलेंस रहेगा कॉइन्स का, है ना, और नोट्स का। अब इसमें देखिए डिसएडवांटेज क्या बताया जा रहा है कि देखिए इसमें डिसएडवांटेज ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि इसको रखने के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टोरेज होना चाहिए, है ना। उसके बाद जाकर के जगह जगह पे क्या होता है ना कि अब कॉइन्स को लेके जाने में भी ज़्यादा परेशानी होता है, उसके बाद उसका वेटेज, और उसके बाद जाकर के इसका कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा एक मशीन्स के द्वारा, ठीक है, तो इस पर भी यहाँ पे बात की जा रही है। और हमारे देश में जो अभी, ठीक है, रिसेंटली कॉइन्स का जो एक सर्वे किया गया है तो उसमें पाया गया कि टोटल मिला करके 28,000
857 करोड़ ऐसे कॉइन्स है जो कि अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो सर्कुलेशंस में है। और उसके बाद आकर के जो कि इंक्रीज कर दिया गया है अभी रिसेंटली, अब 7.2% और उसमें इंक्रीज किया गया है, आने वाले पीरियड में और किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो रुपीज़ हैं टोटल मिलाकर के 743 करोड़ जो कि अभी अनचेंज्ड हैं। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से हम लोग कॉइन्स को और ज़्यादा कॉइन्स को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहेगा, वो सर्कुलेशंस में नहीं रहेगा और उसका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए क्या होता है आने वाले दिन में, ये वेंडिंग मशीन से क्या कॉइन्स मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया था। अब देखिए हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, उसके बाद इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का, उसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद एक बात बता दूं कि देखिए जितना हम डिस्कशंस करते हैं इतना ही सफिशिएंट है, आपको कहीं और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़ते हैं तो ये आपके टाइम का वेस्टिंग है, ठीक है। न्यूज़ देखिए क्या होता है ना कि जो होते हैं वो सभी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी रहता है, उसके बाद एक जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है, उसके बाद एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम क्या करते हैं, उसमें से जो काफ़ी जो लगता है कि हाँ ये एग्जामिनेशंस में जो सिलेबस है, आपके सिलेबस जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे जो मैच करता है उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो पर्टिकुलरली इसीलिए यहाँ पे। और जहाँ तक बात है, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है और जो सफिशिएंट जो इफ़िशिएंट डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, उतना ही हम डिस्कशंस करते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे और जो एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकें। इसीलिए हम काफ़ी कम समय में आपको ये डिस्कशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप लोग कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, यानी कि 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च 2023 को। थैंक यू।